गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और लॉकडाउन में देखो सब थोड़ी थोड़ी दिक्कत तो सबको हो रही है, लेकिन आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट्स को। और आज 24 अगस्त है, तो आज हम 24 अगस्त की वर्कशीट्स को डिस्कस करेंगे। जल्दी से लिख लीजिए ऊपर अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम। आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं जैव प्रक्रम। तो बेटा, जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है। जैव का मतलब होता है जीवन, लाइफ, और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। तो जैव प्रक्रम का मतलब है वो प्रक्रिया जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। जैव प्रक्रम मतलब ऐसी प्रक्रिया कि जो नहीं करोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, मर जाओगे, उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंदर अब देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि जीवों द्वारा शोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन आदि प्रदर्शित किए जाने वाले मूल जैविक क्रियाएं हैं। तो बेटा, सांस लेना, खाना खाना, वेस्ट निकालना, जो बच गया बॉडी में, मल का त्याग करना, ये सब ऐसी प्रक्रियाएं जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। इसी में सबसे पहली प्रक्रिया आती है पोषण। तो पोषण भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य पोषक तत्वों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। पोषक तत्व वे पदार्थ हैं जो पोषण प्रदान करते हैं। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब जैसे आप इतने सारे काम करते हैं, आप अपने घर पे आजकल मम्मी की भी हेल्प कर रहे हो, पापा की भी हेल्प कर रहे हो। इतने सारे कामों को करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, आपको ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा आपको कहाँ से मिलेगी? वो भोजन से मिलेगी। इसीलिए हम दिन में 3 बार का खाना खाते हैं, बल्कि मैं तो आप आजकल कई बार 4 बार का खाना खा लेता हूँ। और मुझे रात को 2 बजे भी भूख लगती है, तो मैं फिर 2 बजे बिस्किट और नमकीन खाता हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग रात को 2 बजे उठ के कुछ खाते होंगे, कई बार मैगी बनाते होंगे। तो ये पोषण की प्रक्रिया है, क्योंकि हमें खाना खाना होता है। आप तो वैसे ही बढ़ते हुए बच्चे हो। अब देखते हैं पोषण की विधि क्या होती है। तो सभी जीवों में पोषण और पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विभिन्न विधियों से होती है। तो होता क्या है कि हमारे जीवन में बेटा जो पोषण है वो अलग अलग तरीके से हम ले सकते हैं। ठीक है। अब प्रत्येक जंतु पोषण को एक अलग तरीके से ग्रहण करता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप तो वेजिटेरियन खाना खाते हैं, मैं वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं, कुछ लोग मांस का सेवन करते हैं, चिकन, मटन, ऐसी चीज़ें खाते हैं, अंडा खाते हैं। तो पोषण की जो विधियाँ हैं वो अलग अलग हैं। पर अगर मैं पेड़ पौधों की बात करूँ तो आप कहेंगे सर पेड़ पौधे पोषण करते ही नहीं हैं, क्योंकि वो तो खाना खाते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है, पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारे लिए भी। तो उनकी जो पोषण की विधि है उसे हम कहते हैं स्वयं पोषी पोषण, या उसे स्वपोषी पोषण भी कहा जाता है। और जो बाकी जंतु करते हैं उसे कहते हैं विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से CO2 और H2O के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। CO2, H2O तथा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाना, जैसे हरे पौधे, शैवाल आदि, इन्हें हम कहते हैं स्वयं पोषी पोषण। जबकि विषम पोषी पोषण क्या होता है? विषम पोषी पोषण होता है जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं, ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। तो सिंपल सरल शब्दों में स्वयं पोषी पोषण पेड़ पौधे करते हैं जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं। विषम पोषी पोषण हम करते हैं जो अपना खाना पेड़ पौधों से या दूसरे जानवरों से उपलब्ध करा पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता वह मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। तो बेटा, कुछ पदार्थ जो पेड़ पौधे होते हैं वो सारा खाना एक साथ तो बना नहीं पाते। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को बचा के स्टार्च की अवस्था में संभाल के रख लेते हैं। जैसे हमारे घर में हम चावल इस्तेमाल करते हैं, आटा इस्तेमाल करते हैं, ये सब पेड़ों का बचा हुआ खाना होता है जिसका उपयोग पेड़ पौधे नहीं करते, तो हम उसका उपयोग कर लेते हैं। हम तो वैसे ही बहुत लालची हैं। तो जो प्रक्रिया, अगली प्रक्रिया है वो है प्रकाश संश्लेषण। ये लिखिए आपके सामने। प्रकाश संश्लेषण क्या होती है? वह प्रक्रिया जिसमें स्वयंपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु तथा जल मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर देता है। उत्पादित ग्लूकोज विभिन्न कोशिकाएं क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होता है। इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद के रूप में उपयोग होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया है। तो होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण आप छठी से पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। अगर आपको नहीं भी याद तो कोई बात नहीं। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे प्रकाश का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। वो उस भोजन को खुद भी खाते हैं, और जो बचा हुआ होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, जिसको वो नहीं खा पाते, उसको संभाल के रखते हैं, उसको हम खाते हैं। और इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है। ये ऑक्सीजन वैसे तो पेड़ पौधों के लिए वेस्ट है, ठीक है, ये अपशिष्ट है, लेकिन इसको बाहर छोड़ देते हैं जिससे हमारे को सांस लेने का ऑक्सीजन मिलता है।
इसीलिए आप सबको कहा जाता है कि पेड़ बचाओ जीवन बचेगा। ठीक है, ये प्रदूषण को भी कम करेंगे क्योंकि प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ। 3 पदार्थ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा द्वारा प्रवेश करती है, जल जड़ों द्वारा अवशोषित होता है, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के निर्माण में तथा कार्बन और ऑक्सीजन के रूप में स्रोत के रूप में उपयोग होता है। ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में तथा ऑक्सीजन गैस के निर्माण में। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो बेटा होता क्या है कि जो ग्लूकोज, जो पौधे खाना बनाते हैं, उस खाने का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कार्बन, दूसरी चीज़ है हाइड्रोजन, तीसरी चीज़ है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड से पौधों को कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। अब उनको चाहिए ऑक्सीजन, वो मिलता है जल के ज़रिए क्योंकि जल का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें जो ऑक्सीजन बच गया, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। अब किसी भी प्रक्रिया को करने के लिए चाहिए होती है ऊर्जा, एनर्जी, वो मिलती है सूर्य के प्रकाश से। हमारे घर पे भी खाना पकाने के लिए आपको गैस का कुछ चूल्हा चाहिए होता है, तो वो गैस के चूल्हे से ऊर्जा मिलती है। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थान, कि ये प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ पे है। तो कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है, में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और क्लोरोफिल सिर्फ हरी पत्ती और तने का रंग हरा ही नहीं देता, अपितु सूर्य के प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। तो ये क्या करता है कि ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। तो इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी हमने आंसर भी यहीं पे टिक करने हैं। आज आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण के चरण, तो देखें तो 3 चरणों में होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक रूप में रूपांतरण करना, जल का के अणुओं तथा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का के अपघटन, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन। तो पहले में क्या होता है कि क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश, जो ऊर्जा होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सोख लेता है। इस ऊर्जा का उपयोग करके जल को तोड़ा जाता है और जल को तोड़ने से ऑक्सीजन निकल जाता है, हाइड्रोजन बच जाता है। तीसरे स्टेप में वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है और ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो अब ये बेटा सब पौधों में ऐसा ही नहीं होता। कुछ पौधों में, जैसे जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं, वो दिन के समय प्रकाश की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन खाना रात को बनाते हैं क्योंकि दिन के टाइम उन्होंने अगर खाना बनाने के लिए अपने वात रंध्रों को खोला, अपने रोम छिद्रों को खोला, तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा, तो मर जाएंगे। अब प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है कि स्वयंपोषी और विषमपोषी में विभेद कीजिए। तो बिल्कुल आपके सामने ये रहा पोषण विधि। एक तरफ लिखा है स्वयंपोषी, एक तरफ लिखा है विषमपोषी। आप सिंपल नोट डाउन कीजिए, ये पहला आंसर है आपका। सिर्फ जो विभेद है वही लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वयंपोषी अपना भोजन बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को जैव रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो बेटा अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर आपको पहला प्रश्न दिख गया, ये आपका पहला प्रश्न है, कंफ्यूज मत होना। दूसरा प्रश्न है ये, आपने पूरी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को डिफाइन करना है। तो ये तीनों पॉइंट आएंगे इसके अंदर, और साथ में ये रासायनिक अभिक्रिया भी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वयंपोषी अपना भोजन बनाते हैं। तो ये रहा, जिसके द्वारा स्वयंपोषी अपना भोजन बनाते हैं, वो ये लिखा हुआ आपके सामने। तो प्रश्न 1 भी आपके सामने है, प्रश्न 2 भी आपके सामने है। 3 सेकंड में इस स्क्रीन को चेंज कर दूंगा, पॉज करके अपने आंसर्स को नोट डाउन कर लो। चलिए, मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया। अब मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं और ये पदार्थ किस प्रकार सहायता करते हैं। तो बेटा ये लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण के उपयुक्त पदार्थ। ये टेबल ऐसे का ऐसे ही आपने नोट डाउन करना है। ये आपका तीसरा आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने तीसरा आंसर लिख लिया होगा अब तक पॉज करके। नहीं लिखा तो अभी लिख लीजिए, फटाफट पॉज कीजिए और तीसरे आंसर को लिखिए। फिर आगे बढ़ते हैं चौथे आंसर की तरफ, चौथे प्रश्न में। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने नोट डाउन कर लिया। अब आगे बढ़ें।
चौथा प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। और पांचवा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरण लिखिए। चौथा प्रश्न है ये लिखा, आज लगता है हमारे पेन में कुछ दिक्कत आ रही है, नया लाना पड़ेगा। तो चौथा प्रश्न ये आपका पूरा चौथा प्रश्न है कि कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट। और पांचवा प्रश्न था चरण। तो पांचवा प्रश्न के 3 पॉइंट ये लिखे हुए, ये पहला पॉइंट बनेगा, ये दूसरा और ये तीसरा। कर लीजिए आप लोग नोट डाउन चौथा पांचवा प्रश्न। फिर हम हिंदी की वर्कशीट पे मूव करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो फटाफट हिंदी की वर्कशीट पे चलते हैं, हिंदी में देखते हैं आज की वर्कशीट क्या है। अभी तो पहले गणित की आएगी फिर हिंदी की आएगी, हमें लग रहा था हिंदी की पहले आएगी। चलिए कोई बात नहीं। गणित की जो आपकी वर्कशीट है वो है आधारभूत समानुपातिका परिमेय का प्रमाण, यानी कि बीपीटी। समान अनुपात का प्रमाण आपको ये देने के लिए, ये समझाने के लिए कि कई बार एक त्रिभुज के जो अलग अलग हिस्से होते हैं उनको किस तरीके से बनाया जाता है। तो बेटा अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है, टीचर बच्चों एक क्रियाकलाप करें। दिए गए त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर और 3 समांतर भुजाएं AB को बिंदु PQR इस प्रकार काटता है कि AB बराबर PQ बराबर QR बराबर RB, तथा भुजा AC को बिंदु XYZ इस प्रकार काटता है कि AX XY YZ AC और PX समांतर है BC के, तो AP बटा PB बराबर AX बटा AX क्या होगा। तो अगर आप इस ध्यान से इसको देखें तो इसमें देख के आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में जो इस त्रिभुज को 4 समांतर रेखाएं 4 बराबर हिस्सों में काटती हैं। आप कहेंगे सर 4 बराबर हिस्सों में कैसे काट रही हैं, हमें तो दिखा ही नहीं 4 बराबर हिस्सों में काटता हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो आपको 4 हिस्सों में कटता हुआ दिखेगा। यहाँ पर ये एक हिस्सा है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो अगर इस ऊपर वाले एक हिस्से से नीचे के 3 हिस्सों का अनुपात निकालने के लिए कहा जाएगा तो वो आएगा 1:3। समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही उन्होंने आंसर भी निकाला। तो आगे बढ़ते हैं। आधारभूत समानुपातिका परिमेय बीपीटी तथा थेल्स परिमेय का प्रमाण। अब प्रमाण देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न भुजाओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य 2 भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करेगी। ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। ये मतलब कह रहे हैं कि अगर किसी त्रिभुज में एक तरफ से भुजा है और एक तरफ से भुजा दूसरी भुजा के समांतर है, तो वो भुजा तीसरी भुजा को एक समान अनुपात में काटेगी। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ अभी भी इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर त्रिभुज की एक तरफ की भुजा को सीधे सीधे दूसरी तरफ खींचा जाए तो जिस अनुपात में ये कटा है उसी अनुपात में ये भी कटेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रमाण देख लेते हैं। त्रिभुज ABC जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई एक अन्य रेखा 2 भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती हैं, अर्थात DE समांतर BC। सिद्ध करना है कि AD बटे DB यानी AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC बराबर AE बटे में EC।
रचना बी और ई। अब क्या करना है हमने कि बी और ई यहाँ पे एक लाइन खींच के त्रिभुज बना दिए और इन त्रिभुजों के लंब हमने खींच दिए, क्योंकि लंब खींचने पर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। हमने कहा ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी कौन सा वाला, ये छोटा वाला ऊपर वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकाला। इसका क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हाफ आधार हो गया ए डी, ये इसका आधार है, और ऊंचाई हो गई इसकी ई एन। ऐसे ही अब बी डी का निकाल लिया, तो बी डी ई ये वाला है, इसका हो गया हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। ठीक है, तो इसका जो बेस हुआ ये बेस इसका ये डी बी हुआ, और दोनों को एक दूसरे से काट दिया, एक दूसरे के बटे में रख दिया। तो ए डी बटे ई एन गुणा डी बी बटा ई एन क्या आ गया, ए डी बटा डी बी। ऐसे ही अब ए डी ई का क्षेत्रफल निकाला, लेकिन आधार माना ए ई को, तो क्या आ गया, आधा गुणा ए ई, आधार हो गया ए ई और लंब हो गया डी एम। और अगर सी डी ई का निकालूंगा तो आधार इसका हो जाएगा ई सी, लेकिन लंब इसका भी क्या होगा डी एम। डी एम से डी एम कटा, आधे से आधा कटा, ए ई बटे ई सी। अब अगर ध्यान से देखें तो त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा, जिससे हमारा ये सिद्ध हो गया कि ए डी बटे डी बी किसके बराबर है, ए ई बटे ई सी के। अब इन्होंने लिखा बी पी टी का विलोम। तो बी पी टी का विलोम कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात त्रिभुज ए बी सी में यदि भुजाएं इस अनुपात डी बी बटे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटा बी सी हो में हो तो डी ई पर समांतर होगा बी सी के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की एक साइड से भुजा आप खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, तो वो त्रिभुज की दूसरी साइड को उसी अनुपात में काटेगी जिस अनुपात में वो एक साइड थी। यानी कि अगर यहाँ से कोई रेखा जाती है तो वो दूसरी साइड को भी इसी अनुपात में काटेगी जिस अनुपात में ये कटा था। ठीक है, तो ये हमारा बीपीटी के द्वारा हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए चित्र में डी ई समांतर है बी सी, तो ये डी ई इस बी सी के समांतर है। एक्स का मान आपने ज्ञात करना है, मुझे तो चित्र में कुछ दिख नहीं रहा। इससे पहले दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। थेल्स प्रमेय का कथन लिखकर उसे सिद्ध कीजिए। बेटा ये जो पूरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, ये पहले थेल्स प्रमेय का कथन है और फिर ये उसको सिद्ध करना है पूरा, ऐसे का ऐसे ही नोट डाउन करना है आपने इसको। 3 सेकंड में स्क्रीन बदल दूंगा। चलिए, मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़े। तो आगे है, नीचे दिए गए चित्र में डी समांतर बी सी को एक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओह ये तो प्रश्न इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप कौन सा इंग्लिश से डरते हैं, इतना तो इंग्लिश हम लिख ही लेते हैं। तो शुरू करते हैं सीधा, सीधे सीधे शुरू किया हमने। तो मुझे पता है कि इसको हमने सॉल्व करना है ए डी बटे में डी बी, तो ए डी बटे में डी बी बराबर है ए ई बटे में ई सी, ए ई बटे में ई सी। ए डी का मान है एक्स बराबर बटे में डी बी का मान है 7.2 बराबर ए ई का मान है 1.8 बटे में ई सी का मान है 5.4। इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। एक्स बराबर 1.8 गुणा 7.2, ये 7.2 उधर चला गया, बटे में 5.4। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका आंसर आएगा 2.4, जमा घटा गुणा भाग करके आपका आंसर 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका गणित का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एक ही क्वेश्चन आया था, एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत परेशानी आशंका शंका हुई नहीं आपको। चलो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आप सबने ये वाला क्वेश्चन। स्क्रीन बदल रहा हूँ, 3 2 1। तो तीसरी कार्य पत्रिका आज की आपकी जो आई है वो है हिंदी की। अब देखिए हिंदी इतनी अच्छी हो गई है मेरी भी कि मुझे पहले ये पता ही नहीं था कि वर्कशीट को हिंदी में कार्य पत्रक कहते हैं। मुझे लगता था वर्कशीट को तो वर्कशीट ही कहते हैं, अब पता लगा हिंदी में वर्कशीट को कार्य पत्रक कहते हैं। मुझे लगता है आप में से भी बहुत सारे लोगों को अभी पता लगा होगा। तो आज का जो हिंदी का जो टॉपिक है वो है लखनवी अंदाज़। तो आज हम व्यंग्य के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा रचित एक व्यंग्य है।
व्यंग्य साहित्य की एक विधा है जिसमें मजाक मजाक में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। प्रस्तुत व्यंग्य पाठ में पतनशील सामंती समाज वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावटी ज़िंदगी का वर्णन किया जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं और सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। लेखक के मना करने पर उस खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, करीने से काटते हैं, फिर जीरा मिला नमक और मिर्च छिड़कते हैं और पुनः लेखक को लेने का आग्रह करते हैं। लेखक पहले इनकार किए जाने के संकोचवश मुंह में पानी आने के बावजूद उसे दोबारा मना करते हैं। नवाब साहब खीरे को एक फाँक से उठाकर मुंह के पास ले जाते हैं, नाक से सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। मतलब उनको खीरा खाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन क्योंकि उन्हें लगता है कि रेलगाड़ी में बैठे हैं तो खीरे का स्वाद लेना चाहिए, तो वो लेके उसे फेंक देते हैं। बेटा इसमें देखो कैसे किस प्रकार उनका मजाक उड़ाया गया है। तो अब शुरू करते हैं। वो बोलते हैं पहला प्रश्न है व्यंग्य क्या होता है और इसकी क्या विशेषता होती है। तो देखिए व्यंग्य के बारे में क्या बात होती है। व्यंग्य के बारे में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा कि व्यंग्य साहित्य की एक विधा है जिसमें मजाक मजाक में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता। ये आपका हो गया प्रश्न पहला। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि लेखक ने परजीवी संस्कृति किन लोगों के लिए कहा है। किन लोगों को लेखक कहता है कि ये परजीवी संस्कृति के लोग हैं। तो बेटा अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको उत्तर मिलेगा। ऐसा करते हैं, इसको कलर चेंज कर देते हैं उस उत्तर का। तो लेखक ने यहीं से बिल्कुल आंसर होगा कि प्रस्तुत व्यंग्य पाठ में पतनशील सामंती समाज वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है। ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो ये हो गया आपका प्रश्न दूसरा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि नवाब साहब ने ऐसा क्या किया जिसे आप दिखावे की प्रकृति कहेंगे। तो बेटा नवाब साहब को अगर आप ध्यान से देखो तो खीरा खाना ही नहीं था, समझ में। तो इस पाठ में बिल्कुल यहीं से शुरू होगा तीसरा प्रश्न। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावटी ज़िंदगी का वर्णन किया है जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं और सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। लेखक के मना करने पर उस खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, करीने से काटते हैं और फिर जीरा मिला नमक और मिर्च छिड़कते हैं और उसे पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं। लेखक पहले इनकार किए जाने के संकोचवश मुंह में पानी आने के बावजूद उसे दोबारा मना करते हैं। नवाब साहब खीरे को एक फाँक मुंह में उठाकर पास ले जाते हैं, नाक से सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि किस तरीके से नवाब साहब के जीवन चल रहा है। कर लीजिए इसको नोट डाउन। आपको देते हैं थोड़ा सा समय। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है गतिविधि। जीवन में दिखावेपन की मानसिकता का कोई एक उदाहरण देते हुए अपना अनुभव लिखिए। तो बेटा मेरा अनुभव तो शादियों से रिलेटेड है। मैं कई बार शादियों में गया हूँ, मैंने देखा कि लोग इतना पैसा खर्च करते हैं बिना किसी मतलब के, इतना पैसा सिर्फ दिखाने के लिए कि हम बहुत अमीर हैं, सिर्फ ये जताने के लिए कि हमारे पास बहुत पैसा है, और वास्तविकता में उसका कोई उपयोग भी नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखें तो वास्तविकता में उसका कोई उपयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोग उपयोग मतलब करते हैं उस चीज़ का। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसे की बर्बादी है। मैंने लिखा भी है कि प्रदर्शन की लालसा या प्रवृत्ति प्राय मनुष्य के व्यक्तित्व पर एक खास पहलू होता है। इसमें से एक हानिकारक कमजोरी के रूप में देखता हूँ, क्योंकि मानव समाज में कई समस्याओं का मूल इसी से देखा जा सकता है। उदाहरणतः हमारे समाज में संपन्न व्यक्तियों के यहाँ तड़क भड़क के साथ विवाह रचे जाते हैं। दूसरों को अपनी हैसियत और दौलत दिखा कर देखा देखी में अन्य लोग भी ऐसे ही प्रदर्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं। भले ही उनकी हैसियत कमजोर हो, परंतु ऐसे मौके पर धन की जो बर्बादी होती है उसका समाजोपयोगी कार्यों में निवेश हो सकता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। चलो बच्चों, ये आपकी आज की हमने वर्कशीट कंप्लीट कर ली। पहले विज्ञान की थी, फिर गणित की थी और फिर ये हिंदी की थी। हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। और हाँ, नीचे एक मैंने बेटा डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया है, उसमें कुछ बच्चों की मस्ती है। आप उस चैनल को देखिए, वीडियोस को देखिए, और पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी इस चैनल के बारे में तो आप जानते हैं, हम किसी से लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहते ही नहीं है। अच्छे से समझाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली करेंगे।
ऑल द बेस्ट बच्चों।